गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज अपन देखेंगे किसके बारे में, शौक के बारे में। तो अपन शौक के बारे में थोड़ा सी इसके बारे में पहले डेफिनेशन जान लेते हैं और इसकी मैं डिटेल क्लास दे रही हूँ। तो जिसमें हम सबसे ज़्यादा आप देखे होंगे जितने भी एमसीक्यूज आते हैं तो शौक से क्वेश्चन हमेशा आता है। मैं ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक को सेलेक्ट कर रही हूँ अभी शुरुआत में कि जो आपके एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसीलिए आज अपने शौक लेके आया है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ऐसा टॉपिक है जो बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है। तो उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में जैसे लिखा हुआ है कि शौक जो होती है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जो कि बॉडी क्या होती है, बॉडी को इनफ जब पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है तो ये रिस्पॉन्स करना, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है। अब इसमें एक आपने देखा होगा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति कोई मरीज हो, कोई पेशेंट हो या रोड साइड एक्सीडेंट हो, उसमें देखा होगा कि सामने वाला या तो सेमी कॉन्शियस है, मतलब कि वो उसको अपने बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है, अननोन हो गया है, समझ नहीं आ रहा उसको, या तो अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोशी की हालत में है। तो तब उस बेहोशी की हालत में है और हम खुद चेक नहीं कर पा रहे हैं और हमें चेक दूर से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि वो है, लाइव है, नहीं है, क्या कंडीशन। जब उनके पास जाते क्योंकि उसकी सांसें भी ज़्यादा समझ नहीं आ रही, पल्स भी ठीक से उसकी नहीं मिल रही है, तो ये कंडीशन बहुत लेथार्जिक हो जाता है, बिल्कुल वो अननोन हो जाता है, अच्छे से वो अपने बारे में कुछ बता नहीं सकता है। आप उसको हिला-डुला कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो उस कंडीशन में जैसे मैंने हिंदी में भी मुझे बताना है पूरी चीज़ों को, क्योंकि हिंदी से बताने से हमें समझ जल्दी आता है। तो इसमें क्या है, जैसे मस्तिष्क हो गया, हार्ट हो गया, ये शरीर के अन्य अंगों में जो भी ऑर्गन है हमारे, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, और जो जिनको ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो हर 1 मिनट में ब्लड का सर्कुलेशन चाहते हैं, उन अंगों में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी क्योंकि उसका सर्कुलेशन मतलब उसका संचार ठीक से हो नहीं पाएगा, ठीक है? तो इसकी मेन डेफिनेशन यही होती है कि अगर इन अंगों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन से ब्लड से रिलेटेड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन जो भी ब्लड प्रोवाइड कराता है नहीं पहुंच पाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आया होगा कि शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज बेहोशी की हालत में हो जाता है, उसका ब्लड का संचार पूरे शरीर में नहीं हो पाता है और वो कहना चाहिए कि जो उसकी स्थिति है ऐसी बिगड़ चुकी होती है कि कुछ आप उस टाइम पे डिसीजन नहीं ले सकते। यदि उसका मैनेजमेंट नहीं करा जाए तो ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है कि वो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। तो आप बहुत अच्छे से देख लिए कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अ बॉडी गेटिंग नॉट इनफ ब्लड फ्लो, मतलब उसका जो सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता। तो इसमें शायद कोई डाउट नहीं होगा, इसीलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में समझाने की और लिखने की लिखा हुआ है। अब इसके टाइप्स के बारे में आते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी टाइप्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 4 तरह के शॉक की कंडीशन बनती है, 4 ऐसी कंडीशन है, तो शरीर की ऐसी 4 चीजें हैं जिनके इम्बैलेंस हो जाने से हम शॉक की को फेस करते हैं। अब क्या होगा, मरीज को कितने तरह के, जो हमारा पेशेंट होगा उसको कौन-कौन से होगा। एक तो होगा कार्डियोजेनिक शॉक, जैसे नाम से लग रहा है कि कार्डियोजेनिक शॉक मतलब हार्ट से रिलेटेड होगा। दूसरा है हाइपोवोलेमिक शॉक, ये जैसे समझ आ रहा है कि इसमें वॉल्यूम कम हो जाता होगा शायद इसीलिए इसको हाइपोवोलेमिक शॉक। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होगा कि जो सभी जगह पे हमारे बॉडी के कहीं भी कुछ है तो पूरे बॉडी में ही अफेक्ट कर देगा, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहते हैं। चौथा है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, मतलब कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से किसी कारण कहीं ऐसा होगा जिसकी वजह से, जैसे आपने देखा होगा बोला कि ब्रेन की नस फट गई है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, तो जो अपनी वेन होती है बल्ज हो जाती है जिससे ब्लड जाना, मतलब जैसे कोई पाइपलाइन है बीच में कुछ भी चीज फंस गया, कचरा फंस गया, ऐसा कचरा फंस गया है कि वो ब्लड तो आ रहा है
पर ब्लड जाने के लिए उसके आगे का जो मार्ग है बंद है, तो क्या होगा, बार बार आएगा, धक्का मारेगा, 2-3 बार वो धक्का मारेगा, जब नहीं मार पाएगा तो क्या होगा, वो पाइप फट जाएगी। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने। ऐसी सेम कंडीशन होती है हमारे बॉडी के साथ। जब कहीं की वेन पूरी तरीके से बल्ज हो चुकी होती है, पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी होती है, तो बल्जिंग होगा, थोड़ी देर वो अपनी कोशिश करेगा, पर जब नहीं कर पाएगा, वो मेन वेन होती है वो, तो वो फट जाती है, तो ब्लीड इतना तेजी से होता है कि इंसान को फिर 2-3-4 मिनट के अंदर समझ नहीं आता, ब्लीड कर जाता है। और आपने देखा आजकल हार्ट अटैक के बहुत केस आ रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन भी इसी में है, इसलिए मैंने ये पूरा टेबल बनाया है, ताकि आपको एक बार में पूरी चीजें समझ में आए कि क्या होती हैं और कैसे हमको इसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, किस कारण से होता है, कारण इसमें लिखे हैं, या तो कहीं ब्लीडिंग हो रही होगी, या तो डिहाइड्रेशन। देखिएगा जो अक्सर डिलीवरी होती है, हम कहना चाहिए जो लेबर रूम है, आप सभी चूंकि पैरामेडिक्स का कोर्स में है, तो ये चीजें मतलब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि हेमरेज क्या है, डिहाइड्रेशन क्या है, हेमरेज में क्या। देखिए ब्लीडिंग किसी तरीके की हो सकती है, या हो सकता है रोड साइड ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से उसकी कोई मेन वेन पंक्चर हो गई हो तो ब्लीड कर रहा है। पर चूंकि सबसे ज्यादा जो हमारा लेबर रूम है, ऐसी जगह होती है ना, जो बोलते हैं कि ब्लीड कर रहा है, पीपीएच हो गया है, तो उसकी वजह, वो भी एक वजह होती है। मतलब हमारे बॉडी से कहीं किसी भी कंडीशन में यदि ब्लीडिंग हो रही है, अब ब्लीडिंग की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है, बॉडी में ब्लड की कमी होगी। जैसे कि हमारे शरीर को 4 से 5 लीटर ब्लड चाहिए, अब हमारे शरीर से 1-1.5 लीटर ब्लड निकल चुका है, तो क्या होगा, कम हो गया। तो अब जब वो कम हो गया, तो जो हमारी वेन है, जो हमारी नसें हैं, जैसे मैं यहाँ समझा दे रही हूँ, ये हमारी वेन है, तो इसमें जब ये ब्लड आएगा, क्योंकि जो सॉरी रेड वाला, जब हमारा ब्लड आएगा, तो जब कोई चीज का पानी की मात्रा भी सही रहेगी और वो पाइपलाइन भी सही रहेगी, तो बहुत बढ़िया तरीके से वो अपना सभी जगह पे संचार करता जाएगा, सही जगह से सर्कुलेशन होगा। पर क्या होगा, हेमरेज और डिहाइड्रेशन की वजह से अब क्या हुआ, ब्लड लॉस हो चुका है, तो जो ब्लड आएगा वो ब्लड उतनी मात्रा में नहीं आएगा, और उतना जो हमारी कैपिलरीज होंगी और जो प्रीलोड होगा वो क्या होगा, कम होगा, आधा भरा हुआ रहेगा। आधा भरा हुआ रहेगा तो धीरे 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 जाएगा, है ना। अब इनको चाहिए तुरंत 1 मिनट में, ये आ रहे हैं भाई साहब 4 मिनट बाद, तो क्या होगा, ये बोलेगा भाई ये देना है तो दो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ये थोड़ी देर तक अपना रिस्पॉन्स देंगे कि ठीक है, पर वो बार बार कहेंगे कि जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, नहीं दे पाएंगे ये। तो क्या होगा, जब ये यहाँ भी नहीं पहुंच पाएगा तो उसके बाजू वाले ऑर्गन में, तो धीरे धीरे वहां क्या होने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो जब वहां कमी होने लगेगी तो दूसरे ऑर्गन क्या होना शुरू हो जाते हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं, कोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारी एक्सट्रीमिटीज है, जो हमारे शरीर के अंग, वो क्या हो जाते हैं, एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का कुछ बताने की जरूरत नहीं, चाहे डीवीडी हो जाए, चाहे बहुत स्वेटिंग हो जाए, चाहे बहुत गर्मी में भी आप देखोगे कि शॉक। तो इस तरह का शॉक जो हमारे बॉडी से ब्लड या डिहाइड्रेशन किसी कारण बस कि बॉडी से ब्लड ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चला गया है, तो पैथोफिजियोलॉजी से प्रीलोड मैंने लिखा। प्रीलोड का मतलब समझा देती हूँ। जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारे हार्ट का, ये हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, इसको मैंने इसलिए ऐसा बना दिया ताकि आप सबको समझ जल्दी आएगा। तो क्या होगा, जब ब्लड आएगा तो धीरे से आएगा, ब्लड धीरे धीरे आएगा, तो इसमें समय लगाएगा। अब जितना भी ब्लड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जितना भी राइट एट्रियम में आया है, ठीक है, जितना भी राइट एट्रियम में आया ब्लड, तो जितना भी होगा वो बेचारा उतना ही पंप करेगा। ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट, जो इम्पल्स है बार बार कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है कि ब्लड, दूसरे ऑर्गन बोल रहे हैं कि जल्दी भेजो भेजो, तो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो बढ़ जाएगी, उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। पर जब यह ब्लड ही नहीं है तो जाएगा क्या,
जाएगा पर कम कम जाएगा, कम कम जाएगा। जब यही कम है तो ज्यादा ज्यादा यहाँ के 2-4 आर्गन है, थोड़ा बहुत उनको मिल जाएगा। जो दूर के आर्गन है उनको ब्लड ही नहीं मिलेगा, वो तो बोलेंगे भाई यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो अपना काम करना बंद कर देंगे। जैसे नहीं बोलते खाना पीना के यदि नहीं हो पाया तो सब काम बंद। ऐसे जब उनको कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्या होगा, वो काम करना बंद करना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे एक्सट्रीमिटी जो काम नहीं करेंगी, मरीज बेहोश हो जाएगा। जब मरीज बेहोश हो जाएगा तो क्या होगा, शरीर अपनी तरफ से बहुत रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है और अपनी तरफ से कोशिश करता है कि ठीक हो जाए। पर जब वो नहीं हो पाता, जैसे पेशेंट पूरी तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो हार्ट ये कोशिश करता है कि जो जो जिनको ज्यादा जरूरत है उनको दें और पहुंचा पाता है। और जिनको ज्यादा दूर वाले आर्गन है, जैसे हमारे पैर हो गए, हमारे हाथ की फिंगर हो गए, यहाँ तो पहुंच ही नहीं पा रहा, तो ब्लूइश पड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। आर्टरी लोड जो होता, आर्टरी लोड जो होता है, जैसे हमारी वेन है, जो हमारे हाथ की वेन की बात करने लगे, तो ये क्या होगा, इनमें क्या होगा, बहुत समय लगेगा और उतना ब्लड आ नहीं पाएगा, जैसे मैंने अभी पूरी कहानी बताई। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा हार्ट रेट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो बार बार कर रहा है ना, हमारा हार्ट बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, हार्ट रेट धक 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 करेगा, तो उससे बढ़ रहा है। पर क्या होगा, बीपी क्यों फॉल हो रहा है, क्योंकि जब बीपी तब बढ़ता है जब हमारी जो ये वेन होती हैं, इनमें अच्छा भर भर के ब्लड आ रहा है। ठीक है, जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है ब्लड। जैसे हमको चाहिए था 70%, पर ये दे रहा 80%, 90%। तो हमारी जो आर्टरीज है वो क्या होंगी, बिल्कुल एकदम, जैसे अपन पाइपलाइन की ही बात करें, इसलिए मैं बार बार वो एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि उसको अपन रियल आंखों से देख पाते हैं। तो जब अच्छा भर के पाइप में पानी आएगा तो एकदम से क्या रहेगी, एकदम टाइट, बिल्कुल ऐसा ऐसा ये भी लगेगा कहीं फटे ना। अब बहुत बीपी बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमेशा वेन ही वो हो जाती है, जो आर्टरीज होती है, वेन होती हैं, या तो जो मेन ब्रांच होती है वो फट जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो क्या होगा, इसमें प्रेशर भी बहुत तेज से रहेगा और ब्लड का भी बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड रहे या ना रहे, पर प्रेशर बहुत तेज से रहता है। तो इसमें दोनों चीज कंडीशन आ जाती है। अब जैसे लिखा कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ये कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट। ठीक है। तो क्या होगा, जब ब्लड ही नहीं है बॉडी में, इतना लॉस हो चुका है 1-1.5 लीटर, और भी कंटिन्यू लॉस होता जा रहा है, तो जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, मतलब कि जो पूरे दिन में, मैंने एक दिन आपको समझाया था जब हार्ट पढ़ाया था, तो बताया था कि पूरे 24 घंटे में हमारी जो बॉडी है 2000 गैलन, मतलब 7500 लीटर ब्लड को फ्लो करती है पूरे 24 घंटे में। तो उस हिसाब से उसको 1 मिनट में पूरे ब्लड को सर्कुलेट करना है। अब वो 1 मिनट में 4.5 से 5 लीटर सर्कुलेट करता था, अब 1 मिनट में उसके पास 2 से ढाई लीटर है, 2 लीटर से 2.5 लीटर है, 2 लीटर से समझ ले 3 लीटर है। अब उसको 2 लीटर ब्लड कम पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट जो जितना कर रहा था ना काम, वो कम हो गया है, आउटपुट भी कम निकल रहा है, तो उतना ब्लड सभी जगह पे भेज नहीं पा रहा है। तो हमारी जो एक्सट्रीमिटीज होंगे, जैसे कि एक्सट्रीमिटीज मतलब जो हमारे आर्गन के सरफेस होते हैं, सरफेस मतलब जो सबसे दूर वाले होते हैं, जैसे हमारा सबसे दूर का, ये हमारे हाथ हो गए, पाम हो गए, पैर हो गए, जो दूर आर्गन है, तो उनमें क्या होगा, ब्लड उतना तेजी से नहीं मिल पाएगा, तो क्या हो जाएंगे, वो कोल्ड हो जाएंगे, ठंडी पड़ जाएंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट जैसे अपन ने पूरी कहानी पढ़ी ना, इसी के ट्रीटमेंट हो। हमें क्या करना है कि लॉस, जो भी ब्लड का लॉस है, सबसे पहले तो वो रोकना है कि भैया ब्लड रुकेगा तब तो जो ब्लड है वही चलेगा, और हम उसको देने की फिर ट्राई करेंगे। सिक्योर लार्ज आईबीओ, तो हमने इसको इसलिए लिखा कि जो भी आपने देखा होगा, जो डिहाइड्रेशन के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनको मेन वेन या मेन वेन को इंट्राकैथ करके उनको फ्लूइड बहुत तेजी से दिया जाता है। अभी जब ये क्लास कंप्लीट होगी फिर मैं उसमें बताऊंगी हाइपोवॉल्यूमिक जो आईवी सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, हाइपर टोनिक होते हैं, उनको थोड़ा सा बताना बहुत जरूरी है, तब आपको शॉक में और भी मजा आएगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आता है, तो इसीलिए उसको भी अभी पढ़ेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद मैं उसको आपको डिटेल से बताऊंगी। फिर क्रिस्टलॉइड जो फ्लूइड होते हैं,
क्रिस्टलाइड फ्लूइड का मतलब ये होता है ऐसे फ्लूइड जो आपके बॉडी में ब्लड तो कम है पर आपके ब्लड को एक्सपेंड करते हैं, मतलब उसकी थिकनेस को दिखाते हैं, ताकि ब्लड को, क्योंकि इमीडिएटली तो ब्लड उतना हो नहीं पाएगा, तो बहुत फास्ट ड्रिप दी जाती है जिससे कि आपका ब्लड का और फ्लूइड का वॉल्यूम जो है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाए। इसीलिए क्रिस्टलाइट, क्रिस्टलाइट का मतलब होता है कि वो खुद भी कॉन्ट्रैक्ट उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की जो मात्रा होती है इम्पल्स को और तेज करने की, ताकि हमारे पूरे बॉडी में फिर से, क्योंकि जो सेल डेड होना शुरू हो गई थी जहां ब्लड नहीं पहुंच पा रहा था, अब उनको भी तो जिंदा करना है, इसीलिए हमको क्रिस्टलाइट फ्लूइड की जरूरत बहुत पड़ती है। तो आपने देखा होगा जैसे बीपी बढ़ जाता है तब क्रिस्टलाइट फ्लूइड नहीं देते, पर जब कम हो रहा है तब हमको इनको देना है ताकि वो री अगेन मतलब ठीक हो जाए, जिंदा अच्छी हालत में आ जाए, ताकि उनका कंटिन्यू संचार होना शुरू हो जाए। मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। ये कार्डियोजेनिक शॉक क्यों लिखा हुआ है, नाम से ही समझ आ रहा है कि कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड शॉक है। तो ये हार्ट में क्या क्या होगा, जैसे लिखा है मायोकार्डाइटिस और दूसरा डिसएरेथमिया। मायोकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है कि हो सकता है आपको डेफिनेशन पता हो, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट मसल। जो हार्ट की मसल होती हैं, मसल्स, जो हार्ट की मसल्स होती हैं हमारी, उसमें इन्फ्लामेशन होता है। तो जब हमारी हार्ट की मसल ही, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे हमारा हार्ट है ये, यदि हमें देखे कि ये हमारा हार्ट है, अगर इसकी मसल में इन्फ्लामेशन है, ठीक है, इन्फ्लामेशन है, जिस इन्फ्लामेशन हो गया है, जैसे आप जानते हैं इसका मतलब होता है या तो पेशेंट को फीवर वीवर आ सकता है, ये मोटी हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती हैं, इतना अच्छे से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाएंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके कॉन्ट्रैक्शन सही नहीं होगा, ठीक है, और जो वेंट्रिकुलर रिफिलिंग और उतना ब्लड को पंप करना चाहिए नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से क्या पैदा होगा, पूरे सरफेस में ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी। ब्लड कम नहीं था, यहाँ ब्लड ठीक था, पर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये जो मेन उसकी फैक्ट्री है ना हार्ट, वो उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही, वो इतना तेजी से काम नहीं कर पा रहे, जैसे कि हम किसी कुआं में देखते हैं पानी बहुत अच्छा है पर मोटर जो लगी है वो बहुत मरी मरी चल रही है, वो पानी खींच ही नहीं पा रही, जब खींच नहीं पा रही तो जो हमारा खेत एक दिन में सिंचाई हो जानी थी वो 4 दिन में सींचेगा। अब जो जो 4 दिन में सींचेगा, तो जो एक दिन में सिंचाई होनी थी तो वो तो बेचारी फसल मर जाएगी। तो ऐसे ही होता है इसमें भी कि जब इतना समय लगाएगी तो बाकी जो हार्ट की जो दूसरे ऑर्गन होते हैं, जैसे मैंने यहाँ बोला था कि हमको भाई इतने टाइम में चाहिए नहीं, हम तो काम करना बंद कर देंगे, तो ये भी क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, था तो इनके पास पानी की कमी नहीं थी, सॉल्यूशन की कमी नहीं थी, पर क्या हुआ कि ये पहुंचाने में देरी कर रहे थे, ये उतने सही ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे थे। क्या होता है जब फोर्स नहीं होता है ना बॉडी के अंदर जब फोर्स नहीं रहता और अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता, रिफिलिंग नहीं होती, प्री लोड सही से नहीं हो पाता, मतलब कि अच्छे से भाषा में बताऊं तो कि क्या होता है, जैसे हार्ट है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसको इन्फेक्शन था पहले से, तो क्या होगा, जो वेंट्रिकल जो होते हैं ना, जो ब्लड को वेंट्रिकल के थ्रू, एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, वो ठीक से सही जगह पे जब उसमें जब तेज से क्या होता है, आप लोग कभी देखे होगे सिंचाई करी होगी तो अच्छा फोर्स है तो आप ऐसे दबाओगे तो पानी सभी जगह पे चला जाएगा, ऐसे ही होता। यदि हार्ट के उसमें सही फोर्स है तो पानी हर एक एक कोने में पहुंचेगा, मतलब ब्लड हर एक एक कोने में जाएगा। जब फोर्स नहीं है तो जाएगा पर उतना नहीं जाएगा, तो जहां नहीं जाएगा भाई वो तो टाटा बाय बाय कर देंगी, और जहां चला जाएगा वो जिंदा रहेंगे, तो जो जिंदा रहेंगे वो क्या कर लेंगे, उनका काम भी दूसरे से रिलेटेड है, वो भी कहेंगे यदि ये नहीं काम कर पा रहा तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ये वाली हालत हो जाती है। तो क्या होता है, हमारा मायोकार्डाइटिस में सेम प्रॉब्लम होती है। डिसएरिथमिया का मतलब ये होता है, जैसे मायोकार्डाइटिस ये था कि हमारी जो हार्ट की जो बॉल होती है इसमें इन्फ्लेमेशन होता है,
डिसएरिथमिया में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक, आपने ऐसे नोड, एबी नोड पढ़ा होगा कि उनको ये लगाया गया, पेसमेकर लगाया गया, ये वही कंडीशन होती है जब हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स बैलेंस होता है, मतलब जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हार्ट होता है और रिलैक्स होता है, वो सही नहीं होता, उसकी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो खराब हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डिसएरिथमिया। इसीलिए जब वो भी नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डिसएरिथमिया पैदा होगा, तो सेम पूरी कहानी वैसे ही चलेगी जैसे कि मायोकार्डाइटिस में थी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने लिखा हुआ कि इसमें भी यही प्रॉब्लम आएगी कि प्री लोड नहीं होगा, जब वही वाली बात हो जाएगी कि जो हमारी आर्टरीज हैं उसमें इतना ब्लड नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से ये उतना तेजी से सभी ऑर्गन को ब्लड दे नहीं पाएंगी, और नहीं दे पाएंगी तो एक ऑर्गन फेल होगा तो दूसरा बोलेगा ये फेल हो गया है, मुझे बस दे के क्या करोगे, मैं ठीक रहूंगा तो मुझे इसको देना पड़ेगा, नहीं मैं ही बस लेके कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो भी फेल होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें मैंने जो लिखा है राइट वेंट्रिकुलर, क्या होगा, राइट, देखिए अब इसमें ये बहुत अच्छी बात है, इसको समझिएगा ध्यान से। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट बनाया मैंने, तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल है ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल तो कह रहा था कि हम डीऑक्सीजनेटेड ले हैं और हम बहुत तेजी से दे रहे हैं इसकी वो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इसको बहुत जरूरी है ताकि ये पूरे बॉडी में, पर क्या लेफ्ट वेंट्रिकल तक इतना ब्लड, जैसे मेरे लंग्स से यहाँ हार्ट है तो यहाँ ब्लड तो पहुंच गया, इसका वॉल्यूम तो पास में था, ये हमारा लंग्स है, ये लंग्स है बाजू में होते हैं, यहीं से जो ब्लड आया तो सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना का यहाँ तो ब्लड मिल गया, पर क्या हुआ, जो सरफेस का ब्लड था, जो सरफेस का ब्लड था, जब वहां से ब्लड ही नहीं आ पा रहा, तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, इस इसमें कुछ वो हलचल ज्यादा हो ही नहीं रही, क्योंकि क्योंकि यहाँ तक ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा, सरफेस से ब्लड उनको मिल ही नहीं पा रहा, इसीलिए बोलते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का वो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें लिखा सीआरटी क्यों डिले हो जाएगी, सीआरटी का मतलब क्या होगा, सीआरटी डिले का मतलब ये है जो हमारी कार्डियक वो होती है, बता रही हूँ, एक मिनट, इसका भी एक डायग्राम बना के बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक चीज और मैं बता दूं सीआरटी बताने के पहले, कि जो जैसे राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर बढ़ रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर कम हो रहा है, तो इस चीज में अंतर समझिएगा कि हमारा जो हार्ट होता है, तो जब इस वाले में होता है, यहाँ से लव और डब की साउंड, ऐसे यहाँ लव और डब की साउंड होती है, तो जब ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है तो क्या होता है, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक जो आप अपन ब्लड प्रेशर जब बीपी नापते हैं तो आप देखते हैं सिस्टोलिक ऑब्लिक डायस्टोलिक, तो जब हमारा हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भेजता है, तो वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, मतलब हमारा आरटी टाइम जो होगा हमारा बढ़ रहा है, मतलब हमारा जो बीपी होगा यहाँ सिस्टोलिक कितना दिखाएगा 190, और हमारा वेंट्रिकुलर जो होगा मतलब ये होगा डायस्टोलिक, तो जो हमारा डायस्टोलिक हार्ट ब्लड प्रेशर होगा वो कितना आ जाएगा, सपोज कि वो 70, तो इसके बीच के क्या होता, बहुत बड़ा गैप आ गया, ठीक है। अब ये गैप इतना ज्यादा हो गया है कि ये एबनॉर्मलिटीज पैदा करना शुरू कर दिया, मतलब कि वो कहेगा ना मुझे तुम्हारे काम समझ आ रहा है, ये बोलेगा ना मुझे तुम्हारा काम समझ आ रहा है, ये कम होता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, वो आप लोगों ने देखा होगा ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते इस ये जो लिखा राइट वेंट्रिकुलर जो